हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो अपने इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के सफर को आगे बढ़ाते हैं और आज है इसका पार्ट 4 जिसमें कि हम चैप्टर 3 के साथ डील करने वाले हैं जो कि आपके बेसिकली एक्सटर्नल सेक्टर को डील करता है। इसकी ओपनिंग इस तरह से की गई है कि इंडिया एक्सटर्नल सेक्टर कंटिन्यू टू डिस्प्ले रेजिलियंस एडमिट्स, तो हम अच्छे से परफॉर्म कर पाए हैं, रेजिलियंस शो कर पाए हैं, चाहे ग्लोबल हेडविंड्स चल रही थी, चाहे ग्लोबली ट्रेड पॉलिसी बहुत सर्टन नहीं थी। टोटल एक्सपोर्ट्स की बात करें, इसमें स्पेसिफिकली मेंशन है ब्रैकेट के अंदर मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज, तो इसने जो है वो स्टेडी ग्रोथ शो की गया है, खास करके पहले 9 मंथ्स में आपके फिस्कल ईयर 25 के अंदर। और ये 600 राउंड आप याद कर लीजिए कि $600 बिलियन जो है वो हमने अपने टोटल एक्सपोर्ट से जो है वो कमाया है। Growth in services and goods exports excluding petroleum and gems and jewelry was 10.4%. तो मर्चेंडाइज सर्विसेज 6% है, और अगर हम सर्विसेज के अंदर बात करें तो खास करके इसके अंदर एक्सपोर्ट्स जो है वो सर्विसेज एंड गुड्स की, लेकिन इसमें पेट्रोलियम और जेम्स अगर इंक्लूड ना करें तो फिर इसका परसेंटेज है 10.4%। इंपोर्ट्स में देखें तो टोटल इंपोर्ट्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड रीच जो है वो 682 बिलियन, रजिस्टरिंग ए ग्रोथ ऑफ 6.9% ऑन द बैक ऑफ द स्टेडी डोमेस्टिक डिमांड। डोमेस्टिक डिमांड अच्छी रही है तो आपकी इंपोर्ट ओवरऑल $682 बिलियन शो कर रहा है, तो एक्सपोर्ट अराउंड 602 या $600 बिलियन शो कर रहा है। So on the capital front, foreign portfolios जो FPIs हैं have shown a mixed trend so far, और FPIs के अंदर हमारा mixed trend आया है। Uncertainty in the global market and the profit taking by foreign portfolio investors led to capital outflow, लेकिन हमारा capital outflow भी काफी हुआ है। However, strong macroeconomic fundamentals, a favorable business environment and high economic growth rate have kept FPI flow positive, लेकिन overall FPI flow को हम positive ही काउंट कर रहे हैं बिकॉज एट द बैक हैंड हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। देन ग्रॉस जो है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, एफडीआई इनफ्लोज हैव शोन साइन ऑफ रिवाइवल, यहां पे भी अच्छा रहा, रिवाइवल हुई इन द फर्स्ट 8 मंथ्स ऑफ फिस्कल 25, दो नेट एफडीआई इनफ्लो डिक्लाइन, नेट के अंदर हम देखें तो थोड़ा डिक्लाइन हुआ है इन कंपैरिजन टू योर अप्रैल नवंबर 2023 ड्यू टू अ राइज इन योर रिपेट्रिएशन और डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से एफडीआई जो है वो आपका थोड़ा बाहर भी गया, वापस भी गया, इस वजह से ओवरऑल थोड़ा डिक्लाइन है इन कंपैरिजन टू योर लास्ट ईयर। इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, stood at USD 640.3 billion as of the end of December 2024, इसको जरूर याद करिएगा। दिसंबर 2024 तक अगर हम अपना फॉरेक्स रिजर्व देखें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा $640 बिलियन है, सफिशिएंट टू कवर अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ कंट्रीज एक्सटर्नल डेट ऑफ 711.8 बिलियन एज ऑफ सितंबर 2024। सितंबर 2024 तक हम अपना डेट ही देखें तो 700 से ज्यादा $711.8 बिलियन है, रिफ्लेक्टिंग ए शॉर्ट बफर अगेंस्ट एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी, लेकिन फिर भी चलो बहुत ज्यादा गैप नहीं है, एज पर इकोनॉमिक सर्वे हम इसको संभाल सकते हैं। तो ये फिगर आपने $711 बिलियन का डेट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $640.3 बिलियन, ये आपने मेजर फिगर्स हैं जो लर्न करनी है। और अभी आगे बढ़ते हैं विद द डिटेल पार्ट। तो अब इंट्रोडक्शन में आगे बात हो रही है कि वेरियस इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू मॉनिटर ग्लोबल रिस्क। इस बार हमारे इकोनॉमिक सर्वे में ग्लोबल इकोनॉमी की बहुत ज्यादा बात हुई है, हर एक चैप्टर के अंदर आपको साथ में पहले ग्लोबल इकोनॉमी की बात की गई है। तो अगर हम बिल्कुल आंखें बंद कर ले और कहें कि ग्लोबल इकोनॉमी को हम लर्न ही नहीं करने वाले हैं बिकॉज इट हैज नॉट दैट मच रेलिवेंस टू आवर इकोनॉमी एज फार एज टू मग अप द डाटा इज कंसर्न्ड, तो ये 100% सही नहीं होगा। बिकॉज अगर हर एक चैप्टर में ग्लोबल बात आ रही है तो आपके क्वेश्चंस जो है वो मेंस के अंदर भी इन कंपैरिजन टू ग्लोबल इकोनॉमी द सिनेरियो ऑफ इंडियन इकोनॉमी का बनता है, प्लस प्रीलिम्स के अंदर भी ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। या इस बार ग्लोबल इकोनॉमी इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, इसकी वजह से ही और बहुत सारे इंडेक्सेस वगैरह उसका जिक्र आ रहा है। तो बहुत ध्यान से करने वाली चीजें हैं जो कि आप बिल्कुल मत घबराइए, ये मैं आपके लिए खुद से ही करके दे रही हूँ, सो डोंट वरी, जितना ग्लोबल एस्पेक्ट हमने करना है उतना मैं आपको कवर करा रही हूँ। और ये भी नहीं कि मैं कंप्लीट हर एक चीज को आपको यहाँ पे लर्न करने के लिए बोलूंगी, एट द सेम टाइम ये भी नहीं है कि हम इसको आंखें बंद करके जस्ट छोड़ दें, ठीक है। तो जो एक एग्जैक्ट वे होना चाहिए वो मैं ऑलरेडी आपके लिए प्रेजेंट कर रही हूँ, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यू सिंपली फॉलो व्हाट आई एम यहाँ पे डिस्कसिंग विद यू, राइट। तो एक तो इन्होंने जो है कुछ इंटरनेशनल लेवल पर इंडेक्सेस की बात करी है, दीज इंक्लूड्स द जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स, एक और एक नया इंडेक्स है, ध्यान दे दो
क्योंकि 2-3 इंडेक्स का जिक्र आया है, क्वेश्चन बन सकता है। जीपीआर, जियो पोलिटिकल रिस्क इंडेक्स, ये क्या करता है, ट्रैक करता है एडवर्स जियोपॉलिटिकल इवेंट्स थ्रू न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल। देन एक टीपीयू है, ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स, which covers the frequency of articles mentioning trade policy uncertainty। तो जो जियोपॉलिटिकल रिस्क वाला है, ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल के बेसिस के ऊपर आपको एनालिसिस करके देता है। ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी वाला आपके आर्टिकल्स के अंदर जो भी ट्रेड के साथ रिलेटेड बातें हैं उसको जो है वो एनालाइज करके बताता है। सो टीपीयू इंडेक्स जो है हैज राइजन सिंस दिसंबर 2023 प्राइमरली ड्रिवन बाय ट्रेड टेंशन। तो इसी वजह से इसके अंदर इंक्रीज आया है इंडेक्स के अंदर, और ये कहता है कि ट्रेड टेंशन बढ़ी है एंड पॉलिसी चेंजेस अमंग मेजर इकोनॉमीज। इसी तरह से ही एक और है ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी, दैट इज योर जीईपीयू इंडेक्स, which is a GDP weighted average of national economic policy uncertainty, EPU economic policy uncertainty indices for 21 countries। तो ये भी एक नया इंडेक्स है जिसमें कि GDP weighted average किसके साथ, इन कंपैरिजन टू ऑफ नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी, इसको कंपेयर करके आपको बताता है। 21 कंट्रीज का जिक्र है। एज ऑफ नवंबर 2024 जीईपीयू इंडेक्स रिमेन्स हाई, ये भी हाई रहा है, रिफ्लेक्टिंग ऑनगोइंग ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी कंसर्न्स। थोड़ा सा इंडेक्सेस को ध्यान दे दीजिए। Now these indices capture changes occurring in economies constituting about 71% of the global output। तो इन्होंने 71% ऑफ जो ग्लोबल आउटपुट देखती हैं इकोनॉमीज, उनको लेके स्टडी करके बताया कि डेफिनेटली इसके अंदर जो है आपको काफी चेंजेस नजर आ रही हैं। आरबीआई का भी इसमें क्या रोल है, आरबीआई हैज डेवलप्ड पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स, इसी वजह से ये अनसर्टेनिटी इंडेक्स कर लीजिए आप सारे, राइट। तो आरबीआई का है पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स स्पेसिफिकली फॉर इंडिया यूटिलाइजिंग वेरियस ग्लोबल इंडेसेस। आरबीआई फर्दर ग्लोबल इंडेक्सेस को यूज करते हुए अपना एक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स लेके आती है। दिस इंडेक्स लेवरेज इंटरनेट सर्च डाटा फ्रॉम गूगल ट्रेंड टू असेस पॉलिसी अनसर्टेनिटी फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। ग्लोबल ट्रेड के बारे में ना, ग्लोबल ट्रेड परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ट्रेड अपडेटेड बाय यूनाइटेड, द ग्रेजुअल इंक्रीज इन ग्लोबल ट्रेड दैट बिगेन इन योर सेकंड हाफ ऑफ 2023 हैज परसिस्टेड इनटू 2024। तो लेटेस्ट आपका अपडेट के अंदर कहा है कि जो इंक्रीज था ग्लोबल, ग्रेजुअली जो इंक्रीज हो रहा था वो 2023 से लेके 2024 तक इंक्रीज हुआ। वैसे over the last 4 quarters trade growth in developing countries generally exceeded that of the developed countries। पहले 4 क्वार्टर में तो डेवलपिंग नेशंस आगे थे, लेकिन दिस ट्रेंड रिवर्स्ड इन क्वार्टर 3 ऑफ 2024 विद पॉजिटिव डेवलपमेंट इन द डेवलप्ड इकोनॉमीज। बाद में डेवलप्ड इकोनॉमीज की जो है वो ट्रेड बेटर हुई। इन कंट्रास्ट ट्रेड ग्रोथ इन ईस्ट एशिया स्टॉल्ड, ईस्ट एशिया में तो बहुत ही कम हो गया, एंड सेवरल मेजर एशियन डेवलपिंग इकोनॉमीज एक्सपीरियंस नेगेटिव ग्रोथ। और एशियन कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में अच्छा ट्रेड नहीं रहा। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नाउकास, द पॉजिटिव मोमेंटम इन ग्लोबल ट्रेड विटनेस इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ 2024 इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इनटू क्वार्टर 4। लेकिन ओवरऑल जो आपका मोमेंटम ग्लोबल ट्रेड में दिख रहा है ये आगे जाके कंटिन्यू करेगा। एज ए रिजल्ट ग्लोबल ट्रेड इज सेट टू एक्सीड इट्स 2022 रिकॉर्ड रीचिंग नियरली $33 ट्रिलियन। बस ये फिगर आपको याद करनी है कि 33 ट्रिलियन तक हमारा जो है वो रीच हुआ 2024 के अंदर ग्लोबल ट्रेड। नाउ दिस रिकॉर्ड हाई इज लाइकली टू बी ड्रिवन बाय 7% इंक्रीज इन सर्विसेज ट्रेड। इसमें सर्विसेज के अंदर ओवरऑल 7% इंक्रीज हुआ, while गुड्स ट्रेड जो है इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 2% इन 2024 बट रिमेन बिलो इट्स 2022 पीक। तो गुड्स के अंदर 2022 से तो कमी है, लेकिन अदरवाइज 2% का इंक्रीज हमें दिख रहा है। दिस इज ऑल अबाउट योर ग्लोबल ट्रेड। ये थोड़ी सी फिगर ग्लोबल ट्रेड के बारे में लर्न कर लेना आप। And overall global trade is expected to expand by about 1 trillion, that is 3.3% in 2024। तो ये expand ही होगी with goods and services contributing approximately 500 billion each, right? Next बेटा इस बार आपकी concept जो है वो इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई है, इंट्रोड्यूस की गई है, very important, that is कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसके ऊपर फॉर श्योर आपको मेंस में, चाहे वो PCS मेंस हो या IAS मेंस हो, क्वेश्चन पक्का आएगा, और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनता है। तो इसकी वजह से इसको आप छोड़कर नहीं जा सकते। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम
ये बेसिकली क्या है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इंप्लीमेंटेड बाय ईयू एंड अंडर कंसीडरेशन बाय यूके। यूके भी करने वाला है। इट एम्स टू अलाइन द कॉस्ट ऑफ कार्बन एमिशन फॉर इंपोर्टेड गुड्स विद दैट ऑफ द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स, क्योंकि ईयू जो है वो काफी स्ट्रिक्ट है रिगार्डिंग कार्बन एमिशन, तो अपनी इकोनॉमीज के अंदर कंट्रोल करते हैं कि वो ऐसी प्रोडक्ट्स ना बनाए या कम करें जिसमें कि कार्बन एमिशन ज्यादा होती है। तो अब ये बोल रहे हैं कि जो ये बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करते हैं गुड्स, तो उसके ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, और जो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं अगर उनको बनाने के लिए कार्बन एमिशन ज्यादा हुआ हो तो फिर उसका हर्जाना जो है उस कंट्री को देना पड़ेगा जिससे कि ये उस चीज को खरीद रहे हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये ईयू के पीछे पीछे यूनाइटेड किंगडम भी चल पड़ा है इसको लेके। राइट नाउ एज कंट्रीज ग्रुप्स लाइक ईयू फेज आउट द फ्री अलाउंसेस दे ऑफर देयर इंडस्ट्रीज अंडर द एमिशन trading system, they are issuing in CBAM to prevent their consumption from shifting to countries with relatively softer environmental regulation. अपने कंट्री में तो ये स्ट्रिक्टनेस कर चुके हैं, तो अब ये ध्यान दे रहे हैं कि भाई वो कंट्री जहां से ये सामान मंगाते हैं लेकिन वहां पे सॉफ्टर रेगुलेशंस है अगर एनवायरमेंट को लेके, तो उसको ये चेक करेंगे। सो अंडर द मैकेनिज्म इंपोर्टर्स विल बाय कार्बन सर्टिफिकेट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कार्बन प्राइस पेड बाय द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर अंडर द ईयू's कार्बन प्राइसिंग रूल। तो अब जो आपका प्रोड्यूसर ईयू में बैठा है, यूरोपियन कंट्री में बैठा है, तो वो अब आपसे डिमांड करेगा कि भाई अब क्योंकि आप मुझे ये रॉ मटेरियल दे रहे हो किसी और कंट्री से जिससे वो चीजें इंपोर्ट कर रहा है, तो उससे भी वो डिमांड करेगा कि आप ऐसा रॉ मटेरियल दो जिसके अंदर कार्बन एमिशन ज्यादा ना की गई हो, बिकॉज मेरे कंट्री में ये अलाउड नहीं है, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो उसका आपको हर्जाना भरना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट। राइट, तो ये कॉन्सेप्ट चल रही है। द की सेक्टर कवर्ड अंडर द ईयू सीबीएम। अभी फिलहाल यूरोपियन यूनियन ने कौन कौन सी चीजों के ऊपर फोकस करना है? आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर। एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर ईयू सीबीएम बिगेन ऑन, ये इन्होंने रिक्वायरमेंट अपनी दिखानी शुरू कर दी है 1 जनवरी 2024 से, विद क्वार्टरली सबमिशन ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर एंड द लेवी, और जो ये उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाएंगे, आपसे ज्यादा पैसा लेंगे, वो ये शुरू करने वाले हैं 1 जनवरी 2026 से। राइट, and the UK has also proposed its own CBAM schedule to come into force, और यूनाइटेड किंगडम बोल रही है कि हम इसको 1 जनवरी 2027 से लागू कर देंगे। तो इंडिया के लिए, हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है, जो कि बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। Now reflecting a broader global shift towards carbon pricing mechanism. Now the key sector covered under the UK, वहां पे वो क्या फोकस करने वाले हैं? सीमेंट, फर्टिलाइजर, ग्लास, सिरेमिक, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोजन। ये भी लर्न कर लो यूके के रेफरेंस से, और ईयू के रेफरेंस से इसको भी लर्न कर लो, इनके ईयर्स को अच्छे से लर्न करो, कब से ये लागू होने वाला है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, और चांसेस आर वेरी हाई कि आपको प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइट, एंड दिस वाज वेरी सिंपल कंसेप्ट, रीसेंट कंसेप्ट, अभी इसको इम्प्लीकेट भी करना है, इंप्लीमेंट करना भी है, तो इट इज इन न्यूज, तो बहुत जरूरी है आपको लर्न करना। Now currently EU CBM addresses only direct emission from production process. In fact अभी तो सिर्फ ये direct emission की ही बात कर रहे हैं, and whereas the proposed UK CBM intends to cover both direct and indirect, और UK कहता है कि हम तो direct और indirect दोनों तरह की emission को देखेंगे। CBM aims to equalize carbon pricing across geography, तो इनका इसका लॉजिक क्या है? यही लॉजिक है कि भाई सभी कंट्रीज जो है वो कार्बन एमिशन को कंट्रोल करें, thereby negating the comparative advantage of the developing members, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो इस पे फोकस नहीं करते हैं और वो एडवांटेज लेते हैं, और यूरोपियन यूनियन यूके ये चाहता है कि उनको एडवांटेज ना मिले, उसको ये निगेट कर रहे हैं, लाइक इंडिया एंड द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। आई होप समझ आ गया हो, नहीं समझ आया तो आप इसको दोबारा से एक बार रिव्यू करके दोबारा रिपीट करके देख लेना। राइट, नेक्स्ट, ट्रेंड्स इन इंडिया's trade performance. Now India's trade sector has demonstrated remarkable stability, resilience, stability, growth, ये वर्ड्स आपको प्रीलिम्स में एमसीक्यूज के अंदर ढूंढने हैं। अचीविंग माइलस्टोन डिस्पाइट ग्लोबल इकोनॉमिक हेडविंड, ग्लोबल हेडविंड चली लेकिन फिर भी हम रेजिलियंस रहे, हम स्टेबल रहे, स्टेबली हमने ग्रोथ शो की है। फॉलोइंग ए डिप इन FY20, क्योंकि कोरोना का ईयर था तो उसमें हमने डिप शो किया था। द ग्लोबल डाउनटर्न इन द पैंडेमिक, ओवरऑल एक्सपोर्ट रिबाउंडेड, एक्सपोर्ट हमारी रिबाउंड हुई है स्ट्रांगली इन FY22, रीचिंग ए रिकॉर्ड हाई इन FY23। The momentum continued into FY24 with overall exports surpassing the previous record even as imports moderated slightly.
इंपोर्ट्स में थोड़ा सा मॉडरेशन हुआ है, लेकिन मोमेंटम आपका एक्सपोर्ट का जो बढ़ता जा रहा था वो कंटिन्यू हुआ। इंडिया टोटल एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज प्लस सर्विसेज, पीछे भी बात की थी, हैव शोन पॉजिटिव मोमेंटम इन द फर्स्ट 9 मंथ्स, और ये 602.6 जो है वो शो हुआ। दिस इंक्रीज डेमोन्स्ट्रेट्स द रेजिलियंस ऑफ एक्सपोर्ट व्हिच हैव बीन बिल्डिंग ऑन स्टेडी अपवर्ड ट्रेंड इन रीसेंट ईयर्स डिस्पाइट ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो इसमें हमें ग्रोथ जो है वो चैलेंजेस के बावजूद भी नजर आ रही है। देन उसके बाद टोटल इंपोर्ट्स ड्यूरिंग अप्रैल दिसंबर 24 वो है आपकी 682 बिलियन, रजिस्टरिंग जो है 6.9% ग्रोथ। इंपोर्ट में 6.9% ग्रोथ हमें मिली है, 682 पहले भी डेटा मैं आपको दिखा चुकी हूं। दिस पॉजिटिव इंपोर्ट ग्रोथ इंडिकेट्स अ स्टेडी डिमांड फॉर गुड्स इन द इंडियन मार्केट सपोर्टिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन नीड्स। लेकिन इस इंक्रीज इंपोर्ट को भी इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि अच्छी बात है, कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि हमारे मार्केट में डिमांड है गुड्स की, और ये डोमेस्टिक कंजम्पशन और प्रोडक्शन जो है वो उसकी नीड है, इस वजह से हम इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। अ मोर सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ओवरऑल एक्सपोर्ट कंपेयर्ड टू एक्सपोर्ट्स जो है लेड टू अ राइज इन द ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट। क्योंकि आपका इंपोर्ट बढ़ा है, इस वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट तो है ही, और ये कितना राइज हुआ, यूएसडी 69.7 बिलियन ड्यूरिंग अप्रैल दिसंबर 2023 टू 79.5 बिलियन इन द कॉरेस्पॉन्डिंग ईयर। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है, अगर हम अब की बात करें तो 79.5 जो है बिलियन डॉलर बढ़ा है। ड्यूरिंग अप्रैल दिसंबर 2024 नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स वर अप बाय 7.1%। अगर एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो नॉन पेट्रोलियम के अंदर 7.1% इंक्रीज हुआ। ओवर द सेम पीरियड नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स रोज बाय 9.1%। तो एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट्स का भी थोड़ा डाटा जो सब पार्ट में दिया है वो देख लेंगे हम। स्पेसिफिक सेक्टर्स लाइक ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स सॉ एन इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट्स, और ये सारे एरियाज के अंदर भी आपको इंक्रीज ही दिख रहा है 9.9%, 5%, एंड उससे पहले है ग्रोइंग 6.4% to 28.6 and 9.9 and then 5। ये आपका कौन कौन सा सेक्टर है, दैट इज ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल 6.4 है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर, इंजीनियरिंग गुड्स के अंदर 28.6 है, केमिकल के अंदर जो है वो आपका 9.9% है। तो इस तरह से ये थोड़े से आपके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स एंड केमिकल, ये चार के चार जो आपके हैं जिनमें शो कर रहे हैं सब सेक्टर में, उसको थोड़ा सा आप लर्न कर लीजिएगा। नाउ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स आल्सो सॉ अ ईयर ऑन ईयर इंक्रीज 7.6%, टेक्सटाइल में भी इंक्रीज हुआ है। राइजिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन सीरियल जो है पल्सेस, एडिबल ऑयल लिमिटेड द एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल एंड लाइट प्रोडक्ट्स। लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर हम ज्यादा अपना एक्सपोर्ट नहीं कर पाए हैं। ओवरऑल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट रजिस्टर अ मॉडेस्ट ग्रोथ, मर्चेंडाइज में थोड़ा मॉडेस्ट रहा, 1.6% ग्रोथ लेकिन आया, प्राइमरली एट्रिब्यूटेड टू डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स, क्योंकि इस बार हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं कर पाए ड्यू टू फॉल इन द इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस। टेक्सटाइल में अगर स्पेसिफिकली देखें तो इंडिया इज 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल ग्लोबली। टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूटेड 2.3% ऑफ जीडीपी, 13% to the industrial production and 12% to the exports। तो टेक्सटाइल को लेके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनता है, मेंस में तो स्पेसिफिकली आता ही आता है, थोड़ा सा ये डाटा लर्न करना। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, टेक्सटाइल सेक्टर आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी है आफ्टर एग्रीकल्चर, विद ओवर 45 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड डायरेक्टली इंक्लूडिंग इवन मैनी विमेन एंड रूरल पॉपुलेशन। तो इसी वजह से ही टेक्सटाइल सेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी इकोनॉमी के अंदर। As further evidence of the inclusive nature of this industry, nearly 80% of its capacity is spread across, और खास करके इसमें कौन पार्टिसिपेट करती है, MSME क्लस्टर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। Then services trade remained resilient amidst your global changes। तो सर्विस ट्रेड भी अपने आप को जो है वो थोड़ा कंटिन्यू कर पाई है। सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट्स हैव डेमोन्स्ट्रेटेड रेजिलियंस व्हाइल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैव विटनेस्ड moderation in recent years। They grew at 11.6% in the first 9 months and amidst unfavorable geopolitical condition, rise in services exports contributed to an increase in net services receipts from 120 billion in the first 9 months of FY24 to 131 billion। तो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स बढ़ने की वजह से 131 अराउंड 0.3 छोड़ भी सकते हो बिलियन डॉलर जो है हमारा जो है वो हमने कमाया है एक्सपोर्ट से ड्यूरिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ योर FY25। फिर थोड़ी सी बातचीत की गई है रिगार्डिंग इंडियाज ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स के बारे में। The e-commerce industry in India has experienced swift expansion। E-commerce हमारी बहुत बढ़ती जा रही है over the past year, driven by various elements such as rise in technology,
पावर्ड एडवांसमेंट्स लाइक ऑनलाइन पेमेंट कर पाती हो, लोकलाइज डिलीवरी सर्विसेज ज्यादा हो गई हैं, डाटा ड्रिवन इंटरेक्शन विद कस्टमर्स है, डिजिटल मार्केटिंग आ चुकी है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ग्लोबल बिजनेस टू कस्टमर B2C ई-कॉमर्स मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम $5.7 ट्रिलियन इन 2022 टू 8.1 ट्रिलियन बाय 2026। और इसके अंदर अगर हम आपका कंपाउंड जो है वो देखें कितना ग्रोथ है तो वो 9.1% का है। प्रीलिम्स में बनता है क्वेश्चन, मेंस में हम खुद से लिख सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी इधर बेटर हो रही है। Correspondingly, India's B2C e-commerce market was worth 83 billion in 22 and it is anticipated to grow by 150 billion by 2026, showing global जो है आपका compound aggregate है that is 15.9%. However, by current market size, India's e-commerce market makes up a small fraction. लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो about 1.5% of the global market. Global market कंपैरिजन में हम 1.5% है उसका हिस्सा and it's projected to stay around 2% और हम बढ़ के 2% तक होने वाले हैं. These exports generated and estimated जो है वो 4 to 5 billion in exports और की वजह से हमारा even 4 to 5 billion export भी बढ़ा during 23 के अंदर and expectations to increase to 200 to 300 billion by 2030. इसकी वजह से 200 से 300 बिलियन डॉलर बढ़ने की और चांसेस है थ्रू ई कॉमर्स. देन फैक्टर्स ड्राइविंग इंडियाज ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स, किस किस की वजह से एक्सपोर्ट बेटर हो रहा है. अगेन मेंस का क्वेश्चन प्लस प्री, इसमें से आपको सब पार्ट्स में से क्वेश्चंस बन सकते हैं. Expanding data connectivity, increased penetration of smartphone, rise in availability and use of digital wallet, safer online payments, increased customers' income level, growing familiarity with digital shopping platform have provided an impetus to India's e-commerce. And government initiatives में कौन सा आया? Make in India, आत्मनिर्भर भारत, have enhanced support and focus to MSMEs. MSMEs को इसके अंदर फोकस किया गया and e-commerce export thereby paving the way for more domestic sellers going global. इसकी वजह से in fact MSME भी अपनी प्रोडक्ट्स को ग्लोबली बेच सकती है. These initiatives have provided a conducive environment for business to thrive and expand their reach. Now, recognizing the relevance of e-commerce export, even foreign trade policy 2023 has laid down provision for fostering cross-border digital trade. तो इस पॉलिसी के अंदर हम क्रॉस बॉर्डर डिजिटल ट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं एंड प्रमोटिंग ई कॉमर्स एंड अदर इमर्जिंग एक्सपोर्ट चैनल्स. दीज इंक्लूडिंग इवन निर्यात बंधु स्कीम, इंपॉर्टेंट है जी, निर्यात बंधु स्कीम, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स अंडर मार्केट एसेस इनिशिएटिव स्कीम, एक्सपोर्ट्स एंड पैकिंग क्रेडिट एंड ई कॉमर्स एक्सपोर्ट जो है हब्स. तो ये आपकी निर्यात बंधु स्कीम के अंडर फोकस किया जा रहा है. देन रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट की ओवरऑल बात करते हैं हम. रिगार्डिंग करंट अकाउंट डेफिसिट मॉडरेटेड स्लाइटली टू 1.2% of GDP in second quarter of your fiscal year 25 against 1.3% of GDP recorded in fiscal year of 24. तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आपका 1.3% जो है वो FY24 में था, जबकि उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा हम कम कर पाए हैं, इस बार 1.2% है. एंड द रीसेंट राइज इन योर CAD कैन बी एट्रीब्यूटेड, लेकिन फिर भी करंट अकाउंट डेफिसिट तो है ही, और वो जो है इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एन इंक्रीज इन द मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट. और ये जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा है वो जिसमें कि हम ग्रोथ शो कर रहे हैं 1.2% की इन कंपैरिजन टू योर GDP, वो मर्चेंडाइज डेफिसिट जो है वो उस वजह से हुआ है व्हिच रोज टू 75.3 बिलियन, और जबकि पिछली बार ये था आपका 64.5 बिलियन. ठीक है, और इस बार ये बढ़कर आपका डेफिसिट 75.3 हो गया. तो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट को ध्यान में रखना. इसकी वजह से जो है वो हमें ज्यादा जो है वो CAD का सामना करना पड़ रहा है. एंड परफॉर्मेंस ऑफ FDI फ्लो की बात करें तो FDI रिकॉर्डेड रिवाइवल. FDI में थोड़ी सी बेटरमेंट हुई है विद ग्रॉस FDI इनफ्लो इंक्रीजिंग फ्रॉम 47.2 बिलियन इन फर्स्ट 8 months टू $55.6 बिलियन इन द सेम पीरियड ऑफ योर FY25. तो पहले अगर आपका 47.2 था तो अब जो है ये 8 मंथ के अंदर आपका 50.6 जो है वो शो हो रहा है. Over the long term FDI inflow in India have surpassed your 1 trillion mark. अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें मतलब 2000 से कंपेयर करें 2024 को, तो ओवरऑल हम 1 ट्रिलियन जो है वो बेटरमेंट शो कर चुके हैं डॉलर्स की, सॉलिडिफाइंग द कंट्रीज पोजीशन एज अ सेफ एंड सिग्निफिकेंट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन. ये हम अपने इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर शो कर सकते हैं मेंस के आंसर में.
According to data from Department of Promotion and Industry and Internal Trade (DPIIT), the cumulative FDI inflows, which include equity inflows हो, चाहे reinvestment earning हो, other capital हो, reached your even 1033.4 billion during this period. और इसमें थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, सबसे ज्यादा जो है सेक्टोरल ट्रेंड जो है वो आपका अदर सर्विसेज में सबसे ज्यादा है, उसके बाद कंप्यूटर एंड हार्डवेयर के अंदर है, then trading, then non-conventional energy, then cement and gypsum, then construction activities, then electric energy, then consultancy services, automobile, and finally hospital and diagnostic center. ये this data is important for prelims. यहाँ से आपका prelims का क्वेश्चन बन सकता है, right? Now performance of portfolio flows की अगर हम बात करें, FPIs जो है जो कि आपके स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर होती हैं, became net buyer in the Indian equity market. इन्होंने इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर काफी पैसा लगाया जून 2024 आफ्टर बीइंग सेलर इन द फर्स्ट 2 months. इनिशियली तो पहले बेचा है इन्होंने, लेकिन बाद में खरीदा गया है, मतलब पैसा लगाया गया है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर. एंड दिस ट्रेंड कंटिन्यू अंटिल सितंबर 2024, शोकेसिंग ए क्लियर प्रेफरेंस फॉर इंडियन इक्विटी एज एफपीआई इंजेक्टेड सब्सटेंशियल कैपिटल इनटू मार्केट. इससे हम कह सकते हैं कि थ्रू एफपीआई जो है वो काफी कैपिटल जो है वो इंडिया के अंदर डाली गई. However, this trend reversed, लेकिन अक्टूबर एंड फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर 2024 के अंदर जो है वो थोड़ा रिवर्स दिखा है, रिजल्टिंग इन नेट आउटफ्लो. पैसा बाहर भी गया है ऑफ 11.5 बिलियन एंड 2.5 बिलियन रिस्पेक्टिवली. तो कंसिस्टेंट नहीं है, ये ध्यान देना. प्री में अगर आपको कंसिस्टेंट इंक्रीज दिखाएगा इन योर एफपीआई तो आप उसको इनकरेक्ट मार्क करके आना. Factors such as concern about slowing earning growth, high valuation, rising geopolitical tension, recent development in China led FPIs to withdraw. So these are the reasons जिसकी वजह से FPI हमारी जो है वो ज्यादा withdraw हुई है. However, during the latter half, November 2024, FPI became more optimistic. लेकिन नवंबर के बाद थोड़ा betterment show हुई है about the Indian stock market, reversing the significant selling seen in October. जो कि अक्टूबर में ज्यादा selling हुई थी उसको reverse किया गया early नवंबर के अंदर. So this positive trend of FPI inflow continued in December also with net inflow amounting 3.1 billion. Factors such as India's strong macroeconomic fundamental, favorable business environment, robust economic growth have encouraged investors to reverse the outflow trend. So ये मेंस में आप अच्छे से लिख सकते हो, बने बनाए आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं कि किस वजह से FPI हमारी बेटर हुई. On a cumulative basis, the net FPI inflow into India, लेकिन अगर हम कंबाइन करके देखें तो थोड़ा सा स्लो हुआ है टू USD 10.6 बिलियन फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर 2024 फ्रॉम USD 31.7 बिलियन. पिछले बार जो है ये 31.7 2023 में शो कर रहा था, तो अभी ये थोड़ा सा आपका कम हो गया है, स्लो डाउन हुआ है, वो आ गया है 10.6 बिलियन पे. कब तक? अप्रैल टू दिसंबर 2024 तक. नाउ अदर्स के अंदर एनआरआई डिपॉजिट्स है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट है, हैव कंट्रीब्यूटेड एडिशनल बफर टू द इंडियाज कैपिटल अकाउंट. इससे हमारा कैपिटल अकाउंट बड़ा है, दो ईच कंपोनेंट एग्जिबिट्स वेरिंग डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी. सो जो आपकी कमर्शियल बोरोइंग है हैव शोन एन अपवर्ड ट्रैजेक्टरी इन रीसेंट मंथ्स विद नेट इनफ्लो. बोरोइंग के थ्रू हमारा इनफ्लो हुआ है $9.2 बिलियन का. वो आपका अप्रैल टू अक्टूबर जो है, फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर 2024 होना चाहिए ये, and up from 2.8 billion in the corresponding period of the previous year, reflecting a greater appetite for borrowing for foreign sources. तो हमारे अंदर बहुत appetite है कि foreign sources से हम पैसा लें, borrow करें. Similarly, non-resident NRI deposits have also surged significantly. NRI के deposits भी बढ़े हैं, जो कि अच्छी चीज है हमारे लिए. और जो है इसके अंदर हमें डेटा शो कर रहा है that with net inflow increasing 10.2 billion during your first half of FY25 compared to USD 5.4 billion in the same period of the previous year, right? Now this growth can be attributed to continued strong remittance inflow and a favorable exchange rate. अब ये इसकी वजह से हमारा अच्छी रेमिटेंस रही है, एक्सचेंज रेट जो है फेवरेबल रहा हमारी तरफ से, विच इंसेंटिवाइज, इसकी वजह से एनआरआई जो है वो शायद हमारी तरफ जो है वो खींचे चले आए, इन्होंने अपनी सेविंग हमारे पास जो है वो छोड़ी है. तो इस वजह से ये इनफैक्ट एफसीए जो है हमारा कंस्टिट्यूट करता है बल्क ऑफ द इंक्रीज इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज ओवरऑल रिजर्व पोजीशन. नाउ एक्सटर्नल डेट की बात अगर हम डिटेल में करें तो इंडियाज एक्सटर्नल डेट हैज रिमेन्ड स्टेबल over past few years. A stable external debt position have helped maintain external sector stability and significantly when the rest of the world is affected by geopolitical headwind.
बाकी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन हम स्टेबल रहे हैं, बहुत ज्यादा डेप्ट ना बढ़ाया ना कम किया। एक्सटर्नल डेट टू द रेशियो रोज स्लाइटली, थोड़ी सी बढ़ी है, फ्रॉम 18.8% तो पहले से चली आ रही है, और अभी ये हो गई है 19.4% एंड ऑफ द सितंबर 2024 तक। 18.8 पहले थी, अब 19.4 हो गई है। दैट इज डेट टू जीडीपी रेशियो। जीडीपी में कितना हिस्सा आप डेट से ही प्रोड्यूस कर रहे हो। द शेयर ऑफ शॉर्ट टर्म डेट विद ओरिजिनल मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर इन द टोटल एक्सटर्नल डेट डिक्रीज्ड। शॉर्ट टर्म डेट थोड़ा डिक्रीज हुआ है 18.8% एट द एंड, एंड ये पहले इनफैक्ट था 19.4। ओवरऑल अगर हम कहें तो ये इंक्रीज हुआ है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर थर्ड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी सारी डिस्कस कर ली हैं, इनको लेकिन आप प्लीज छोड़िएगा मत, बिकॉज ऑलरेडी मैं आपको समराइज कर रही हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो निकाल रही हूं। तो इसमें से अब कोई भी चीज आप मुझे नहीं लगता कि आपको छोड़ना चाहिए, बिकॉज प्रीलिम्स में क्वेश्चंस किसी भी पॉइंट पे आ सकते हैं, और मेंस में तो आप अगर अभी आज मगअप कर रहे हैं तो इकोनॉमी का पेपर आपका ऑलरेडी तैयार हो जाता है। बिकॉज बेसिक जो है हमारा इकोनॉमी, ठीक है, वो हमें वैसे प्री में भी आता ही है, लेकिन अब जब मेंस में हमें लिखना होता है तो हमें बहुत सारा डाटा पुट करना पड़ता है, उसको जो है वो अभी करंट इकोनॉमी के साथ लिंक करके लिखना होता है, जो आपका इजीली प्रीलिम्स के टाइम पर ही तैयार होने वाला है। सो अभी हिम्मत करो, इसको अच्छे से लर्न कर लो। सो इस तरह से ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाली हूं, और इससे पहले वाली सारी वीडियोस को तैयार कर लो, अच्छे से मगअप कर लो। इसकी सॉफ्ट कॉपी अगेन यू विल गेट, ठीक है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और वहां पे चैनल का नाम है ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो वहां पे जो है वो आप जाके अपनी सॉफ्ट कॉपी जो है वो ले सकते हैं और इसको अच्छे से लर्न कर लेते हैं। और ये सब जब कंप्लीट हो जाएगा तो आई विल इवन ब्रिंग एमसीक्यूज, तो इन्हीं के ऊपर एमसीक्यूज बनाकर भी मैं आपको डिस्कस करा दूंगी। सो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी फीडबैक दीजिए, और ये वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, बिकॉज जितना अच्छा आप करेंगे औरों के लिए उतना ही यूनिवर्स आपका भी अच्छा करता है। सो शेयरिंग इज ऑलवेज गुड। इसमें हमारा टाइम भी नहीं जाता है, तो इस वजह से जो भी आपको लगते हैं स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ आप ये सारी चीजें जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच बेटा।